गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी फिजिक्स पाठशाला में पगले पगले में कलन या समकलन विधि से शुद्ध गतिकी के समीकरणों को जो अचर त्वरण के अंतर्गत आती हैं उसका निगमन करने जाएंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे क्या इस विधि के द्वारा अगर त्वरण अचर नहीं है तो भी हम क्या उसका कलन विधि से निगमन सत्यापन या समीकरण को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इसको जानने और सीखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें और मुझे अगली क्लास तक पहुंचने की हौसला अफजाई करें। तो आगे के लिए मैं जब चलता हूं तो गति कौन सी हम पढ़ रहे हैं, इस दूसरा अध्याय है और सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ सरल रेखा में गति के साथ साथ इस वक्त हम शुद्ध गति की पढ़ रहे हैं और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जहां पे गति के मैंने समीकरण ग्राफीय रूप से दिए थे। जिस वक्त शुद्ध शब्द आ जाए तो वहां पर अचर त्वरण की बात होती है। तो ये कलन विधि से भी हम अचर त्वरण के अंतर्गत ही गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। अच्छा, कलन विधि होती क्या है? इसका मतलब ये होता है कि कहां से बात शुरू की है और कहां तक लेके गए हैं, कहां से बात शुरू की है और उसे कहां तक लेके गए हैं। तो ये जो होती है वो हमारी कलन विधि होती है। चलिए खैर, अब हम इतना सब कुछ बताने के बाद बहुत तेजी के साथ क्विक रिस्पॉन्स में हम आते हैं। तो सबसे पहले मैं गति का प्रथम समीकरण लेके चलता हूं। कौन सा वाला? प्रथम समीकरण। अब इस प्रथम समीकरण में मुझे करना क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने एक बॉडी ली है जिस बॉडी को मैं यहां पे दिखाने की आपको कोशिश करता हूं, ये आई बॉडी। अब ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक अवस्था है। और अब ये बॉडी यहां से चली और यहां पर पहुंच गई है, तो ये इसकी क्या हो गई? अंतिम अवस्था हो गई। अंतिम अवस्था। अब हमने कहा जहां से बात शुरू की है वो प्रारंभिक अवस्था है, तो हमने ये कहा कि इसका यहां पर प्रारंभिक वेग जो है वो u है। प्रारंभिक वेग क्या है? u है और अंतिम वेग इसका v हो गया। तो वेग कहां से कहां तक पहुंचा? u से v तक पहुंचा है। कहां से कहां तक पहुंचा? v तक। और अब इसमें समय यहां से यहां तक जो लगा है वो dt लगा है। कितना लगा है? dt लगा है। अब जब समय dt लगा है और वेग में परिवर्तन हुआ है तो इस बीच में मैं जो आपसे कह रहा हूं कि अचर त्वरण की बात करूंगा। किसकी? अचर त्वरण की बात। और वो स्मॉल a पैदा हो गया है। तो अब मैं इसकी बात शुरू करता हूं बहुत छोटे से समीकरण से, बहुत छोटे से। तो a बराबर dv अपॉन में dt, dv अपॉन में dt। अब हमें यार dv और dt में क्या रखा? वो तो अंतर के लिए है। वैसे तो a बराबर v अपॉन t है। अब हम क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीपल देते हैं। तो हमने क्या किया? ठीक है, क्रॉस मल्टीपल में ठीक a के साथ dt को ले आए और dv क्या हो गया? अलग हो गया। अब जहां d लग गया, जिसके ऊपर d लग गया, वहां कलन आ गया। क्या आ गया भाई? कलन आ गया, समाकलन। अब कहां से कहां तक आया? u से v आया और समय 0 से t आया। मैंने उठाया, इसका अपकलन कर दिया। कलन जब मैंने इसका करा तो आप इधर देखें भाई, समाकलन में तो dv u से v, a अचर है, dt ये आ गया, dt 0 से t। अब लिमिट लगा दो, ऊपर लिमिट में से नीचे की लिमिट घटा दो, तो v में से u को घटा दिया, a ऐसी रखा और t में से 0 को घटा दिया। अब v माइनस u बराबर at, u उधर ले जाओ तो v बराबर u प्लस at आ जाएगा। तो ये समाकलन विधि से गति का कौन सा समीकरण आ जाएगा? ये समाकलन विधि से हमारा गति का प्रथम समीकरण आएगा।
तो ये हो गया समाकलन विधि से गति का प्रथम समीकरण, जिसको हमने क्या किया है, बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया और समझ लिया है। अब हम कहां चलते हैं, समाकलन विधि का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गति के दूसरे समीकरण की तरफ चलेंगे। अब दूसरे समीकरण की तरफ जब चलेंगे तो हम क्या देखेंगे, जब इसमें त्वरण है और एक जगह से दूसरी जगह गए हैं तो भैया वेग में जब परिवर्तन हुआ, त्वरण आया, तो फिर विस्थापन भी तो पैदा हुआ है। तो विस्थापन कितना पैदा हुआ है, उस विस्थापन को देखेंगे। जब विस्थापन हमें मिल जाए और फिर उसके बाद हम गति के दूसरे समीकरण की तरफ चलना शुरू करेंगे। तो गति का दूसरा समीकरण हमें क्या कहता है और किसोर लेके चलता है, चलिए इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं गति के द्वितीय समीकरण की तरफ चलता हूं। तो मैंने प्रथम समीकरण को यहां से दिया है मिटा, और हम चलते किसकी तरफ हैं, द्वितीय समीकरण की तरफ चलते हैं। तो दूसरा समीकरण हमें क्या इशारा देता है, चलिए उसकी बात को हम देखते हैं। देखिए अब यहां से यहां तक विस्थापन जो हो गया वो हमने क्या, डी और एस हो गया है। डी एस क्या हो गया, विस्थापन, बाकी सब कुछ वही है। अब प्रथम की जगह अब हमने कहा गति का द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण, और उस द्वितीय समीकरण की तरफ हम चले। अब मैं बात शुरू करता हूं, ठीक है, बात शुरू करता हूं वेग से। तो अब वेग बराबर विस्थापन और बड़े में क्या, समय। अब वेग काय से, मैंने v से लिखा, विस्थापन कितना है, मेरे पास ds है, और समय कितना मेरे पास लगा, वो dt लगा, dt। थोड़ी देर पहले अभी इसी क्लास में मैंने प्रथम समीकरण निकाला, तो मैं वेग की जगह पर u प्लस at लिखना चाहूंगा। इस वेग की जगह पर निशान कैसा, बराबर का, और ds अपॉन में dt लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीपल से इसके साथ dt पहुंच जाएगा, तो मेरा जो अलग होगा ds बराबर u प्लस at के साथ में dt आ गया, u प्लस at के साथ में dt आ गया। अब मैंने क्या किया, इस dt की अंदर दोनों फैक्टर से मल्टीपल की, तो मेरे पास ds ऐसी रहा, u के साथ भी dt आ गया, u के साथ भी dt आ गया, और at के साथ में भी क्या आ गया, a और t के साथ में dt आ गया। अब क्योंकि a तो अचर है और मुझे करना समाकलन, तो अब मैं इसका कलन करूं। कलन करने पर, और कलन का मतलब कहां से कहां तक, तो s 0 से s तक है, ds हो गया, u ऐसा ही dt 0 से t तक है, प्लस का निशान, और a तो अचर है। अब t dt, और t कहां से, 0 से t तक है। अब ये तो s माइनस का 0 हो गया, निशान बराबर का, u t माइनस का 0 हो गया, प्लस a ऐसा ही रखेंगे, और x की पावर n का समाकलन। तो अब ये हमारे पास, ठीक है, ब्रैकेट में t स्क्वायर प्लस 0 और बटे में 2 हो गया। अब 0 घटने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, इधर क्या बचा, s बचा। अब यहां क्या हो गया, u की t से गुणा ut, और प्लस का 1/2a। अब टी स्क्वायर में से 0 हटाओ तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर ही तो बचेगा। तो इस तरह से ये समाकलन विधि से गति का हमें कौन सा, दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो मैंने क्या तुम्हें सिखाया, कलन विधि एक ऐसी विधि है जिससे हम शुद्ध
गति की यानी कि अचर त्वरण के अंतर्गत, किसके? अचर त्वरण के अंतर्गत गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। तो पहला सीखा, दूसरा सीखा, अब किसकी बारी है? अब बारी है तीसरे वाले समीकरण की। तो मैंने क्या किया है तीसरे समीकरण के लिए, ठीक है, मैं चला तो मैंने तीसरे समीकरण को जब पहुंचा तो मैंने, ठीक है, अब गति के तीसरे समीकरण की मैं बात करता हूं तो तृतीय समीकरण की तरफ चलेंगे हम लोग। तृतीय समीकरण, और तृतीय समीकरण इधर देखिए, सब कुछ तो प्लेटफॉर्म तैयार है। अब हमें करना क्या है, ठीक है, इसको भी त्वरण से शुरू करें। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल होता है। अब क्योंकि त्वरण को ए से, अब वेग परिवर्तन था, इसमें मैं एक काम करता हूं, dv के अपॉन में dx लिख दिया और dx से ऊपर गुणा करके नीचे dt लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, जितने से गुणा की उतने से भाग दे दिया, जितने से भाग दिया उतने से गुणा कर दिया। लेकिन हां, मुझे मेरा मकसद और मुझे मेरी मंजिल दिखने लगी है, और जब मकसद और मंजिल दिख जाए तो ऊपर नीचे करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल चाहे तो ऊपर करो, दिल चाहे तो नीचे करो। तो मैंने ऊपर नीचे dx से गुणा भाग कर दी है। क्यों? क्योंकि अब देखो भाई, देखो देखो, बहुत ध्यान दे, विस्थापन बटे में समय क्या बन गया? वेग बन गया। विस्थापन बटे में समय क्या बन गया? वेग बन गया। ठीक है, अब x को हमने क्या माना यहां पे? s। तो मैं इसको मिटा के s करना चाहूंगा। ये बस ध्यान रखना इस बात का, s और x मानने में क्या रखा है यार, वो तो विस्थापन है। अब मैंने क्या किया है, इस चीज को मैं वेग लिखूंगा, तो a ऐसा ही, और ये वेग हो गया, ये dv हो गया, और नीचे क्या है? ds हो गया। नीचे क्या है? ds हो गया। अब क्या चलेगी मेरी? अब चलेगी, क्या चलेगी? बंदूक तो चलेगी नहीं, क्योंकि भाई हम सिपाही तो है नहीं, हम कौन हैं? शिक्षक हैं, और हमारे पास क्या है? कलम है। सिपाही होते तो बंदूक चलती, अब हम तो शिक्षक हैं तो क्या चलेगी? कलम चलेगी। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो a के साथ में ds पहुंच गया, और v के साथ में क्या है? dv है। क्या कर दो उठा के? कलन, यानी कि समाकलन करने पर। अब इसे समाकलन कहें या कलन कहें, तो जब समाकलन कहेंगे तो v ऐसे रखेंगे, और इस तरह से dv। अब v कहां से कहां तक है? u से v तक है, तो u से v तक लिमिट लगाई। a तो अचर है, और ds s कहां से कहां तक है? 0 से s तक है, तो 0s लगा दिया। अब ये, ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया v² और अपॉन में 2। लिमिट कहां से कहां तक? u से v तक। a अचर है, और ये कितना हो गया? s का s माइनस 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़े, अब इसको क्या करना बाकी रह गया? सॉल्व करना बाकी रह गया। ऊपर की लिमिट से नीचे की लिमिट घटाओ और 2 बाहर लाओ। तो मैंने क्या किया? 1/2 ऐसी रखा, और इसके अंदर b² माइनस u² हो गया। b² माइनस, और इधर, ठीक है, a और s ऑलरेडी मेरे पास था। क्रॉस मल्टीपल से ये वाला 2 किसके साथ गया? as के साथ। तो यहां पे कितना हो गया? 2as हो गया। इसमें क्या रह गया? b² माइनस का u² रह गया। u² उल्लंघ से पल्लंघ ले जाओ, इतने से उतना ले जाओ, इस ओर से उस ओर ले जाओ। तो हमने क्या किया? b² यही रखा, u² माइनस का फैक्टर है। ठीक है, अब बोथ साइड अगर होते तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइड जब चेंज होगी तो फिर आपके चिन्ह पे फर्क पड़ेगा। तो ये काय का हो जाएगा? प्लस का, तो u² और प्लस 2as आ जाएगा। तो इस तरह से समाकलन विधि से हमें गति के तीनों समीकरण क्या होंगे? बारी बारी से मिल जाएंगे। तो उम्मीद तो यही करता हूं कि समाकलन विधि से आपने गति के
प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण को सीख लिया है और एक ही चित्र पर तीनों समीकरण आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं, बहुत तेजी के साथ इसे नोट कीजिएगा, सीखिएगा, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करने के साथ साथ मेरे हौसला अफजाई करने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।